जय हिंद मित्रों, मैं जितेंद्र कुमार पांडे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट विद जितेंद्रा पर। मित्रों, आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने वाले हैं, आर्टिकल 76, जिसमें भारत के महान्यायवादी अर्थात अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में हम लोग पूरी क्लास को देखेंगे। उससे पहले आज आप लोगों का रिजल्ट आउट हुआ है कक्षा 10 और 12 का। जो हमारे प्रिय शिष्य रहे हैं, छात्र छात्राएँ हैं, उन सभी को परीक्षा में सफल होने के लिए शुभकामनाएं, बहुत सारी शुभकामनाएं प्रेषित हैं। और ये परीक्षा जीवन में एक पड़ाव है। अगर आपका इसमें बहुत बेहतर रिजल्ट आया है तो बहुत अच्छा, अगर आपका मान लीजिए अपेक्षा से कम नंबर आया है तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं। ज़िंदगी में अभी बहुत सारी परीक्षाएं हैं। आप अगली परीक्षा में यानी अगले कोर्सेज़ के लिए, सिलेबस के लिए बेहतर तैयारी कीजिए और यकीन मानिए एक दिन सफलता ज़रूर आपके कदम चूमेगी। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, इस क्लास को लाइक कीजिए और इसे अपने मित्रों के पास में शेयर भी करते रहिए। चलिए हम देखते हैं कि क्या है आर्टिकल नंबर 76। अनुच्छेद 76 जो है मित्रों, इसमें क्या है, भारत के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में बात की गई है, जो कि अनुच्छेद संख्या 76 में है और संविधान के भाग 5 में है, संघ सरकार जिसको कहते हैं। अब चलिए कुछ प्रश्न पहले हम लोग जान लेते हैं कि महान्यायवादी कौन होता है। तो भारत का महान्यायवादी जो होता है, ये भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। महान्यायवादी कौन होता है? भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है और वह संघ सरकार को कानूनी सलाह देता है और सुप्रीम कोर्ट में सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। मतलब सरकार स्वयं तो आती नहीं है सुप्रीम कोर्ट में, तो जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है वही जा कर के वहाँ पर सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। कुछ इसके अनुच्छेद 76 के कुछ मुख्य प्रावधान देख लेते हैं कि नियुक्ति कैसे होती है, योग्यता क्या होती है। तो नियुक्ति कैसे होती है? राष्ट्रपति महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। मतलब महान्यायवादी जो होता है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और नियुक्त व्यक्ति में सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने की संपूर्ण योग्यता होनी चाहिए। मतलब जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के लिए, जज के लिए योग्यता होती है, वही योग्यता अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बनने के लिए होती है। जैसे योग्यताएं क्या क्या हैं मित्रों? तो भारत का नागरिक होना चाहिए, उच्च न्यायालय का कम से कम 5 वर्ष का न्यायाधीश उसे होना चाहिए। मतलब भारत का नागरिक हो या फिर उच्च न्यायालय का कम से कम 5 वर्ष का न्यायाधीश हो या उच्च न्यायालय में 10 वर्ष का वो अधिवक्ता रह चुका हो। मतलब हाई कोर्ट में या तो वह 10 वर्ष तक उसने वकालत की हो या फिर राष्ट्रपति की राय में प्रतिष्ठित विधि विशेषज्ञ हो। जैसे वो सभी तो ठीक है, अगर वो सब कुछ भी नहीं है तो राष्ट्रपति के नज़र में, राष्ट्रपति की दृष्टि से वह एक बेहतरीन सम्मानित विधि विशेषज्ञ हो, कानूनों का ज्ञाता हो। अब उसके कर्तव्यों की हम लोग बात करते हैं कि महान्यायवादी का कर्तव्य क्या होता है। तो प्रमुख कार्यों में भारत सरकार को कानूनी सलाह देना होता है, सुप्रीम कोर्ट एवं अन्य न्यायालयों में संघ सरकार की ओर से पैरवी करना होता है और राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए अन्य विधिक कार्यों को भी करने की जिम्मेदारी महान्यायवादी की ही होती है। अधिकारों की अगर बात करें कि महान्यायवादी का अधिकार क्या होता है, तो महान्यायवादी संसद के किसी भी सदन यानी लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, उसमें उसे बोलने का अधिकार होता है। कोई अगर चर्चा परिचर्चा चल रही है तो उसमें प्रतिभाग करने का अधिकार होता है। लेकिन अगर किसी विधेयक पर वोटिंग करना है तो मतदान का अधिकार उसे नहीं होता है। इस बात को विशेष रूप से आप ध्यान रखेंगे। यानी लोकसभा या राज्यसभा में वो बोल सकता है, उसमें वो चर्चा परिचर्चा में भाग ले सकता है, लेकिन मतदान नहीं कर सकता है। कार्यकाल की अगर बात करें कि इसका कार्यकाल कितना होता है महान्यायवादी का, तो हालांकि संविधान में कोई निश्चित कार्यकाल नहीं दर्शाया गया है, वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। मतलब जब तक राष्ट्रपति चाहे तब तक वह अटॉर्नी जनरल रह सकता है। और सरकार बदलने पर सामान्यतः महान्यायवादी भी बदल जाता है, क्योंकि जो भी सरकार होती है वो अपने हिसाब से अपना महान्यायवादी रखना चाहती है। अब हम लोग देखेंगे कि वेतन भत्ते की बात क्या है। तो संविधान में मित्रों इसके वेतन निश्चित नहीं है कि कितना वेतन मिलेगा। वेतन और शर्तें जो होती हैं ये राष्ट्रपति के द्वारा यानी मंत्रिपरिषद के द्वारा राष्ट्रपति को सुझाव दिया जाता है और राष्ट्रपति निर्धारित कर देता है।
परीक्षाओं में जो पूछे जाने वाले संभावित प्रश्न बन सकते हैं वो क्या है कि भारत के महान्यायवादी का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो ध्यान रखना है अनुच्छेद 76 में है। क्या महान्यायवादी संसद का सदस्य होता है, तो संसद का सदस्य नहीं होता है। बोल सकता है, चर्चा में भाग ले सकता है, लेकिन वह संसद का सदस्य नहीं होता है। क्या महान्यायवादी संसद में मतदान कर सकता है, तो बिल्कुल नहीं कर सकता है, लेकिन महान्यायवादी की नियुक्ति को बोलने का उसको अधिकार होता है, बोलने का अधिकार होता है, चर्चा में भाग लेने का अधिकार होता है। और महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। कौन करता है मित्रों, तो राष्ट्रपति करता है। अब देखते हैं एक लाइन में अगर याद रखने योग्य बातें तो क्या है, अनुच्छेद 76 भारत के महान्यायवादी से संबंधित है, जो संघ सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। तो ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्लास को आप लोग पाने के लिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ आप बेल आइकन दबाना ना भूलें और इस क्लास को आप लोग लाइक कर दीजिए, इसे अपने मित्रों के पास में शेयर भी करते रहिए और कमेंट सेक्शन में आप लोग अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। साथ ही जो बोर्ड परीक्षार्थी रहे हैं उन बच्चों से मैं आग्रह करना चाहूँगा कि टेलीग्राम का ग्रुप है वो उसमें अपना नाम और अपने नंबर ज़रूर शेयर कर दें, जिससे मुझे पता चल सके कि मेरे इस चैनल के द्वारा पढ़ाए गए कितने बच्चों को क्या सफलता मिली है, कैसी सफलता मिली है। ये सारी जानकारी अगर हो जाए तो ज़्यादा बेटर है, उस हिसाब से उनका और आगे का मार्गदर्शन मैं कर सकता हूँ और साथ ही साथ आप लोगों के सहयोग से इस चैनल को थोड़ा सा आगे बढ़ाया जा सकता है। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।